हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर। आज के लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हमने जंबल्ड सेंटेंसेस के बारे में पढ़ा था और किन बातों का हमें ध्यान रखना है, किन कॉन्सेप्ट्स का हमें ध्यान रखना है जंबल्ड सेंटेंस करते दौरान, ये भी हमने डिस्कस किया था। और साथ ही में हमने उसमें 10 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे और 10 क्वेश्चन के अंदर हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उनको ही अप्लाई किया है। आगे भी हम यही करेंगे। जंबल्ड सेंटेंस में काफ़ी स्टूडेंट्स इंट्यूशन करते हैं। इंट्यूशन का मतलब है जो उन्हें पढ़ के सही लग रहा है और वो तुक्का लगा के ठीक कर देते हैं। बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जंबल्ड सेंटेंस है हमारा रीडिंग सेक्शन का पार्ट, पर इसमें ग्रामर यूज़ होता है। ग्रामर के साथ साथ आपका लॉजिकल थिंकिंग यूज़ होता है। आप किस तरीके से बातों को इंटरप्रेटेट करके उसको एक लॉजिकल और सही ऑर्डर में लिख पाते हैं, जंबल्ड सेंटेंस हमारा वहाँ पर यूज़ होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में पहला आता है हमारा दीज। अब ये जो फर्स्ट है दीज और ये बॉडीज 6 डीज, ये फिक्स्ड है और इसके बीच में जो आप 4 फ्रेजेस देख रहे हो, फ्रेजेस का मतलब होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ये जो 4 ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं PQRS से जिन्हें मेंशन किया गया है, इनको हमें रीअरेंज करना है। रीअरेंज इस तरीके से करना है कि जो हमारा सेंटेंस है वो दीज से शुरू होगा, बॉडीज पे खत्म होगा और वो ग्रामेटिकल और लॉजिकल ठीक रहे। उसका जो मीनिंग है वो ग्रामेटिकल और लॉजिकल बने। अब जब वो मीनिंग हमारा ग्रामेटिकल और लॉजिकल होगा तभी हम उसके आंसर को कॉम्प्रिहेंड कर पाएंगे, बता पाएंगे वो आंसर हमारा क्या बन रहा है। और इसके बाद हमारे क्या दिए जाते हैं, हमें जो है ऑप्शंस दे दिए PQRS और जो हमारे PSQR, PSRQ, QSRP, RQPS, इस तरीके से हमें ऑप्शंस दे दिए। अब उन ऑप्शंस के थ्रू हमें देखना है। तो सबसे पहले अगर हम इस वर्ड को देखते हैं दीज 2 तरीके से होता है। एक तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है। अगर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है तो यहाँ पर ये एज अ सब्जेक्ट काम करेगा। अगर डेमोन्स्ट्रेटिव ऑब्जेक्ट है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, तो इसके लिए कोई ना कोई एडजेक्टिव नाउन के लिए आएगा, तो ये किसी ना किसी नाउन के लिए आया है। तो अब हम देखते हैं हमारा किसी सेंटेंस में दीज के बाद या तो वो प्रोनाउन काम कर रहा है या हमारा एज अ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। दीज अबाउट द हेवनली, ये नहीं होगा। दीज विद अमेजिंग नॉलेज, ये भी नहीं होगा। दीज विल सप्लाई अस, नहीं, ये भी गलत है। दीज एक्सपेरिमेंट्स, अब क्यों एक्सपेरिमेंट्स आ गया? क्योंकि एक्सपेरिमेंट्स एक नाउन है। अब या तो ये किसी प्रीपोजिशन का नाउन हो, देखिए जो हमारे वर्ड्स होते हैं, जो हमारा नाउन होता है, नाउन आइदर सब्जेक्ट या सब्जेक्ट के तौर पे आता है, आइदर ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के तौर पे आता है। अब सब्जेक्ट जो होगा नाउन या प्रोनाउन जो हमारा सब्जेक्ट होगा वो क्या होगा? वो डूअर होगा, वर्ब का। डूअर होगा हमारा वर्ब का, यानी वो एक एक्शन को देगा। सब ऑब्जेक्ट जो होता है वो रिसीवर होता है, वो हमारा रिसीव करेगा किसी एक्शन को। तो यहाँ पर ये 2 बातें क्लियर हुई। अब हम ऑब्जेक्ट को थोड़ा और ध्यान से देखते हैं। ये लास्ट जो ग्रामर के पोर्शन में मैंने आपको ये चीज़ें डिस्कस करी हैं। जो ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट 2 पार्ट्स ऑफ स्पीच के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, हमेशा याद रखना। एक वर्ब के ऑब्जेक्ट होते हैं, जो हमारी ट्रांजिटिव वर्ब होती हैं उनके ऑब्जेक्ट होते हैं। इंट्रांजिटिव वर्ब के ऑब्जेक्ट नहीं होते हैं। तो ट्रांजिटिव वर्ब की बात हो रही है यहाँ पर, ट्रांजिटिव वर्ब। एक होता है हमारा प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के हमारे ऑब्जेक्ट होते हैं। अब प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट होंगे और या वर्ब के ऑब्जेक्ट होंगे। प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट का मतलब है, प्रीपोजिशन अगर कोई वर्ड है उसके बाद यहाँ वर्ड है, यहाँ वर्ड है, ये इन दोनों के रिलेशन को बताता है। इसीलिए हम प्रीपोजिशन के लिए हमेशा नाउन या ऑब्जेक्ट्स को ही रखते हैं। अब एक और कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर देखना है। अगर कोई ऑब्जेक्ट या कोई नाउन किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, सेम सेंटेंस में वो नाउन कभी सब्जेक्ट नहीं बनेगा। ये क्या बात है? अगर मैंने यहाँ पर लिख लिया दिस इज अ बॉय, अब ये लिखा है दिस इज अ बॉय, तो यहाँ पर दिस क्या है? ये हमारे दिस, अब यहाँ पर बताइए दिस है क्या? क्योंकि यहाँ पर इज आ गया लिंकिंग वर्ब, तो यहाँ पर ये प्रोनाउन है दिस, और ये दिस किसके लिए इंट्रोड्यूस हुआ है? अ बॉय के लिए। अब बॉय क्या है? ये कॉम्प्लीमेंट है किसका? दिस का, दिस के लिए यूज हुआ। तो पर यहाँ पर ये एज अ ऑब्जेक्ट काम कर रहा है क्योंकि ये हमारा क्या है? लिंकिंग वर्ब के साथ हमने इसको कनेक्ट किया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब
इस तरीके से अगर कोई हमारा ऑब्जेक्ट बन जाता है तो उसको हम एज अ सब्जेक्ट कभी यूज नहीं करते हैं। यहाँ पर हमारा एक नाउन है एक्सपेरिमेंट्स। अब एक्सपेरिमेंट्स अगर सब्जेक्ट नहीं है, फॉर एग्जाम्पल अगर एक्सपेरिमेंट सब्जेक्ट नहीं है तो ये किसी न किसी ऑब्जेक्ट होना चाहिए। किसका ऑब्जेक्ट होगा? या तो प्रीपोजिशन का होगा या फिर वर्ब का होगा। अब हमें प्रीपोजिशन और वर्ब को ढूंढना है। अबाउट द हेवनली, एक्सपेरिमेंट बाय द साइंटिस्ट, ये साइंटिस्ट हमारा नाउन है और ये किसका ऑब्जेक्ट बन गया? बाय प्रीपोजिशन का। विद अमेजिंग नॉलेज, विल सप्लाई अस, तो यहाँ पर आप देख रहे हो विल सप्लाई अस, यहाँ पर ये हमारी वर्ब है, राइट। वो सप्लाई करेगी किसको? अस, हमको। अस क्या है? वी का ऑब्जेक्टिव केस। वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? अस, राइट। तो ये याद रखेंगे। तो यहाँ पर एक्सपेरिमेंट किसी का भी क्या नहीं है, किसी का भी एक्सपेरिमेंट जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये हमारा क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। तो दीज के बाद क्या हो जाएगा? एक्सपेरिमेंट्स। दीज एक्सपेरिमेंट्स बाय द साइंटिस्ट, तो सबसे पहले क्या आ गया? क्यों आ गया। अब बात किसकी हो रही है? जो एक्सपेरिमेंट साइंटिस्ट के द्वारा किए गए। दीज एक्सपेरिमेंट्स बाय द साइंटिस्ट अबाउट द हेवनली विद अमेजिंग नॉलेज विल सप्लाई अस। तो अगर आप वर्ब देखो तो वर्ब किसके लिए यूज होगी? एक्सपेरिमेंट के लिए। एक्सपेरिमेंट के लिए वर्ब कहाँ पर यूज आ रही है? इस सब्जेक्ट के बाद कोई ना कोई वर्ब आनी चाहिए। सब्जेक्ट आया तो वर्ब होगी, विल सप्लाई अस। तो क्यों के बाद हमारा क्या हो गया? एस, विल सप्लाई अस। दीज एक्सपेरिमेंट्स बाय द साइंटिस्ट विल सप्लाई अस। अब क्या सप्लाई कर रहे हैं? विद अमेजिंग नॉलेज अबाउट द हेवनली बॉडीज। अगर मैं यहाँ पर ये बात करूँ, ये बॉडीज मेरा नाउन है। अगर मुझे नहीं पता, मुझे बस क्यूएस के बारे में पता चला और पीआर को लेके मैं कंफ्यूज हूँ, तो ये बॉडीज नाउन है। अब ये नाउन है, ये नाउन किसका हो सकता है? अब सब्जेक्ट तो आ गया एक सेंटेंस में, दो सब्जेक्ट अभी नहीं है, यहाँ पर एक ही सब्जेक्ट की बात हो रही है। एक सब्जेक्ट हमारा आ चुका है, उसके लिए वर्ब भी आ चुकी है। तो अब यहाँ पर ये नाउन किसका है, इस बारे में हमें ध्यान देना है। ये नाउन तो ऑब्जेक्ट है, क्या यह वर्ब का ऑब्जेक्ट है? वर्ब का ऑब्जेक्ट तो हो नहीं सकता क्योंकि अस आ गया यहाँ पर, बिना कोई और इन दोनों के बीच में वर्ड नहीं है तो अस आ गया। तो ये इसका ऑब्जेक्टिव केस बना वर्ब का। बट अब ये बना किसका? हमें इस बारे में ध्यान देना है। ये बना होगा किसी ना किसी प्रीपोजिशन का। किसका? प्रीपोजिशन का। अब प्रीपोजिशन देखने हमें इसमें क्या है? बाय द साइंटिस्ट, इस प्रीपोजिशन के लिए ये हो गया। विद अमेजिंग नॉलेज, विद नॉलेज, नॉलेज हमारा नाउन हो गया, उसके लिए प्रीपोजिशन विद हो गया। अबाउट नाउन है, बट द हेवनली, हेवनली क्या है? हेवनली एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव किसका हो सकता है? एडजेक्टिव किसके लिए यूज होते हैं? एडजेक्टिव नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करने के लिए होते हैं। नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं। यहाँ किसको क्वालिफाई करेंगे? नाउन को। तो ये बॉडीज किसके, तो बॉडीज किसके लिए, कौन है बॉडीज का प्रीपोजिशन? तो हम यहाँ पर लिखेंगे पी, तो लास्ट में क्या आएगा? पी देन आर। तो इस तरीके से आपको लॉजिकली सोचना है। तो ये हमारा ऑर्डर बना है। अब हमें अपने ऑप्शंस में से देखना है कौन सा ऑर्डर ये है। तो ये हमारा ऑर्डर है सी ऑप्शन। सी ऑप्शन हमारा इसका आंसर है, राइट। तो सी ऑप्शन हमारा आंसर बनेगा। ओवर 67 ईयर्स, पहला ये हमारी फिक्स रहेंगे। एज डॉन्टिंग एज एवर, ये हमारा फिक्स रहेगा। Over 67 years, but the problems have remained, have passed of the common man. अब किसकी बात हो रही है? Over 60 years। अब जो 60 years की बात हो रही है, जो ये टाइम की बात हो रही है, जो 60 years का जो हम टाइम फ्रेम की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पर उसकी बात कर रहे हैं। Over 67 years। अब आप इसको लॉजिकली देखें, ये किस बारे में बात कर रहा है? 67 years, बट द प्रॉब्लम। अब प्रॉब्लम क्या है? अगर हम यहाँ देखें, बट द प्रॉब्लम हैव रिमेन्ड, वर्ब आ गया, हैव पास्ड ऑफ द कॉमन मैन। तो ये ऑफ क्या? प्रीपोजिशन। इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया कॉमन मैन, तो ये हमारा तो नहीं बनेगा, राइट। अब हमें क्या करना है? अब हमें इस बात पे ध्यान देना है। अब हमें पता करना है कि हमारा सब्जेक्ट क्या बनेगा और उसके लिए वर्ब कौन सी आएंगी। अगर आप यहाँ पर ध्यान दे रहे हैं, हैव पास्ड, रिमेन्ड पास्ट, तो दो तरीके से हम वर्ब यूज कर रहे हैं। वर्ब, दो वर्ब आ रही हैं। दो वर्ब का मतलब है, एक और कॉन्सेप्ट समझते हैं कंजंक्शन का। कंजंक्शन क्या करता है? दो क्लॉजेस को कनेक्ट करता है, क्लॉज 1, क्लॉज 2। इन दो क्लॉजेस या तो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होती हैं या डिपेंडेंट क्लॉजेस होती हैं।
तो अगर हमारा कंजंक्शन दो क्लॉज को यूज करता है तो हर क्लॉज का एक अपना सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होती है। इसका भी एक सब्जेक्ट होगा, इसका भी एक वर्ब होगा। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास दो वर्ब है, तो यानी एक क्लॉज होगा, क्लॉज मिल गया पी, बट हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया क्लॉज। अब हमें आगे बढ़ना है। जब बट हमारा क्लॉज हो गया तो अब हमारे पास दो वर्ब हो गई, दो सब्जेक्ट हमें पता करना है। अब एक पॉइंट पे आपको यहाँ पर ध्यान देना है। अब क्या, किस बात पे ध्यान देना है, क्या कॉमन मैन इसमें आपका सब्जेक्ट बनेगा? नहीं, कॉमन मैन इसमें सब्जेक्ट तो नहीं बन सकता है। क्यों नहीं बनेगा कॉमन मैन इसमें सब्जेक्ट? आप आंसर इस बात के लिए करेंगे, जो प्रीपोजिशन है उसका ऑब्जेक्ट बन गया हमारा कॉमन मैन, तो कॉमन मैन हमारा उसका ऑब्जेक्ट बन गया है, इसलिए वो सब्जेक्ट नहीं बनेगा। राइट, तो अब हम इसको शुरू करते हैं। तो यहां तक आपको समझ में आ गया, एस पहला नहीं होगा, ठीक है। बट द प्रॉब्लम्स कंजंक्शन हमारा पी पहला नहीं होगा। अब पॉसिबिलिटी क्या है, अगर हम नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करें, या तो एस क्यू क्यू आर, ये हमारी पॉसिबिलिटी है। तो एस वाली तो पॉसिबिलिटी हमने खत्म कर दी। अब ओवर 67 ईयर्स हैव रिमेन्ड या हैव पास्ड, तो अगर आप इसको लॉजिकली सोचो तो 67 ईयर्स बीत चुकी हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा आर, तो सबसे पहले हो गया आर, तो आंसर तो आपको डायरेक्ट मिल ही जाएगा। लेकिन अब हम देखते हैं, ओवर 67 ईयर्स हैव पास्ड, ये हो गया हमारा सेंटेंस 1, बट कंजंक्शन, और अब कंजंक्शन के बाद हमारा दूसरा क्लॉज, तो दूसरे क्लॉज का ये बन गया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट 2, इसलिए मैंने मतलब क्लॉज 2 का सब्जेक्ट हो गया। बट द प्रॉब्लम्स हैव रिमेन्ड, किसकी प्रॉब्लम्स की बात कर रहे हैं? ऑफ द कॉमन मैन एज डॉन्टिंग एज एवर, हमेशा की तरह उसकी प्रॉब्लम्स रिमेन रही। 67 बीत गए पर कॉमन मैन की प्रॉब्लम रिमेन रहा, तो हमारा क्या इसका सॉल्यूशन है? एज डॉन्टिंग एज एवर ओवर 67 ईयर्स बट द प्रॉब्लम्स, तो सबसे पहले आ जाएगा हमारा आर, फिर उसके बाद हो जाएगा पी, देन उसके बाद हो जाएगा क्यू, देन उसके बाद हो जाएगा प्रॉब्लम्स ऑफ द कॉमन मैन हैज पास्ड, प्रॉब्लम्स ऑफ द कॉमन मैन हैव रिमेन्ड, तो पी आर पी एस क्यू, ये इसका सही ऑर्डर है, ये हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, द प्रेसिडेंट फ्रॉम टोक्यो वेयर ही हैड बीन मीटिंग केम बैक अदर वर्ल्ड लीडर्स, द प्रेसिडेंट, राइट, और उसके बाद अदर वर्ल्ड लीडर्स, तो प्रेसिडेंट क्या है? ये हमारा सब्जेक्ट है, क्योंकि ये किसी का ऑब्जेक्ट नहीं है, ना इससे पहले कोई वर्ब है, ना इससे पहले कोई प्रपोजिशन है, ये हमारा सब्जेक्ट होगा। अब वर्ब ढूंढते हैं, वर्ड क्या है? फ्रॉम टोक्यो, क्या ये वर्ब बनेगा? नहीं। वेयर ही, नहीं, वेयर हमारा क्या हो गया? ये यहाँ पर हमारा कंजंक्शन हो गया, ये आगे की बात को हम आगे बताएंगे ये किस तरीके से यूज हो रहा है। द प्रेसिडेंट हैड बीन मीटिंग, ये क्या, ये वर्ब हो गया? यस। और क्या केम बैक, केम हमारा वर्ब है, यस, ये वर्ब है, तो दो वर्ब हुई हैं, तो यानी एक कंजंक्शन का होना जरूरी है, यस, तो यहाँ पर कंजंक्शन हो गया हमारा क्यू। अब पी, द प्रेसिडेंट फ्रॉम टोक्यो, द प्रेसिडेंट वेयर ही, द प्रेसिडेंट हैड बीन मीटिंग, द प्रेसिडेंट केम बैक। अब इसको अगर आप ध्यान से देखें तो प्रेसिडेंट क्या कर रहा है? हैड बीन मीटिंग, वेयर ही हैड बीन मीटिंग, या फिर द प्रेसिडेंट केम बैक। अब आपको यहाँ पर देखना है कि कौन सा आपका अच्छा वर्ड जाएगा। अच्छा वर्ड का मतलब है कौन सा वर्ड ज़्यादा सूटेबल है, कौन सी वर्ब ज़्यादा सूटेबल है। अदर वर्ल्ड लीडर्स के साथ वो क्या कर रहे होंगे? प्रेसिडेंट मीटिंग कर रहे होंगे, तो आपको पता है आर तो लास्ट में आएगा, आर के बाद आएगा 6, तो यहाँ पर ये पॉसिबल, ये जो है ये हमारा पहला नहीं होगा, ये हमारा लास्ट होगा, इसको मैं लिख देता हूँ लास्ट। फर्स्ट स्टार्टिंग देखना है, द प्रेसिडेंट केम बैक, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट, एस, केम बैक। अब केम बैक कहाँ से? फ्रॉम टोक्यो, फ्रॉम टोक्यो, टोक्यो में क्या कर रहे थे? वेयर ही। अब यहाँ पर आप देख सकते हो जब हमारा आर है वो लास्ट है, और उसके बाद वेयर के बाद ही आ गया, ही हमारा सब्जेक्ट है क्योंकि ये प्रोनाउन है, ये किसका सब्जेक्ट होगा? इस वाली वर्ब का सब्जेक्ट होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा पी क्यू आर, द एस पी क्यू आर, द प्रेसिडेंट केम बैक फ्रॉम टोक्यो वेयर ही हैड बीन मीटिंग अदर वर्ल्ड लीडर्स।
तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा RSPQR, पी ऑप्शन SPQR। क्वेश्चन नंबर 14 और ये उसके MCQs, ये हमें देखना। मेंस इन द मॉडर्न insatiable thirst of knowledge, the wonderful achievements of science is at the root of dash world। सिक्स्थ वर्ल्ड हो गया हमारा, राइट। तो फर्स्ट हो गया और यहाँ पर हमारा सिक्स्थ हो गया। हमें इसके बीच में अपना जंबल सेंटेंस को रीअरेंज करना है। तो मैंस देखिए, मैन के बाद अपॉस्ट्रोफी आई है, यानी ये पोजेशन बता रहा है। ये पोजेशन किस पे कर रहा होगा? किसी ना किसी नाउन के ऊपर पोजेशन कर रहा है, किसी ना किसी नाउन के ऊपर पोजेशन कर रहा है। तो अब हमें इसका पोजेशन देखना है। इन द मॉडर्न, इन प्रीपोजिशन है, द हमारा किसी नाउन के लिए यूज हुआ है। मॉडर्न क्या है? मॉडर्न उसका एडजेक्टिव है। अब मॉडर्न के बाद क्या? इनसैटिएबल थ्रस्ट ऑफ नॉलेज, इन द मॉडर्न इनसैटिएबल थर्स्ट ऑफ नॉलेज। नहीं, पी के बाद तो क्यों नहीं आएगा? अगर आप पी के बाद ही देख रहे हो आप कौन सा अरेंज होगा, नहीं, पी के बाद क्यों नहीं आएगा? इन द मॉडर्न द वंडरफुल अचीवमेंट्स ऑफ साइंस, बिल्कुल नहीं, ये गलत हो जाएगा। इन द मॉडर्न इज एट द रूट ऑफ, नहीं। इन द मॉडर्न वर्ल्ड, क्या वर्ल्ड हमारा एक नाउन है? यस, वर्ल्ड नाउन है। ये नाउन है तो क्या ये सब्जेक्ट है? नहीं, ये सब्जेक्ट नहीं है। ये क्या होगा? ये ऑब्जेक्ट होगा। किसका ऑब्जेक्ट हो सकता है? या तो वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा या फिर प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा। इसमें वर्ब कहाँ पर है? इसमें वर्ब इज आई है। क्या इज का ये ऑब्जेक्ट है? नहीं, क्योंकि इज लिंकिंग वर्ब के तौर पे यहाँ पर आई है। क्योंकि इज अगर हमारी अकेला होता है तो वो हमारा लिंकिंग वर्ब होता है, और इसके साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ जाती है तो वो हमारी एज अ मेन वर्ब और एज अ हेल्पिंग वर्ब। तो इज यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करेगा और यहाँ पर मेन वर्ब की तरह काम करेगा। तो इस पे ध्यान देना है। वर्ल्ड हमारा यहाँ पर क्या दिया हुआ है? वर्ल्ड हमारा यहाँ पर नाउन दिया हुआ है, और ये नाउन क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। किसका ऑब्जेक्ट है? अब ये पता करना है। तो यहाँ पर इज नहीं होगा पहला, इसके बाद तो क्या यहाँ पर प्रीपोजिशन है, उसका ऑब्जेक्ट मिसिंग है? यस, उसका ऑब्जेक्ट वर्ल्ड बनेगा। तो पी हमारा लास्ट हो गया। अब हमें दो पॉसिबिलिटीज बचती हैं, तीन पॉसिबिलिटीज बचती हैं हमारी फर्स्ट के लिए। मैन इनसैटिएबल थ्रस्ट ऑफ नॉलेज, मैंस इनसैटिएबल थ्रस्ट ऑफ नॉलेज, द मैंस द वंडरफुल अचीवमेंट्स ऑफ साइंस, बिल्कुल नहीं। इज एट द रूट ऑफ, नहीं। तो अब इसका जाएगा, क्योंकि ये जो नॉलेज है ना, मैन इनसैटिएबल थ्रस्ट। अब मैन की जो प्यास के बारे में बात कर रहे हैं ना, ये जो थ्रस्ट यहाँ पर आई है, ये थ्रस्ट हमारी एज अ नाउन आई है। वो उसको किस चीज की थ्रस्ट है? नॉलेज की, फॉर नॉलेज। तो यहाँ पर अगर आप देखें ऑप्शंस में, तो जो पी से हमारा स्टार्ट हो रहा है वो तो नहीं होगा, बचा हमारा QSR। आपको एक वर्ड पता करना है कि किससे स्टार्ट हो रहा है, आप पता कर लेंगे। तो यहाँ पर जो थ्रस्ट के बारे में बात हो रही है, ये किसकी थ्रस्ट है? थ्रस्ट किसकी होती है? मैन की। सेंटेंस के अकॉर्डिंग मैन की थ्रस्ट है, तो क्यू हमारा हो जाएगा पहला। द मैन्स इनसैटिएबल थ्रस्ट फॉर नॉलेज, अब नॉलेज है, इज एट द रूट ऑफ। अब ये देखिए, अचीवमेंट्स क्या है? अचीवमेंट नाउन है। किसका नाउन है? वंडरफुल क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया, अचीवमेंट को क्वालिफाई कर रहा है। डिटरमिनर अचीवमेंट्स के लिए आ गया। तो अगर यहाँ पर आप ध्यान दे रहे हो तो अचीवमेंट के लिए कोई ना कोई हमें प्रीपोजिशन या वर्ब चाहिए। एट द रूट, रूट हमारा आ गया नाउन, और ये किसके लिए हो गया? एट के लिए। ऑफ हमारा प्रीपोजिशन है, इसका कोई ना कोई ऑब्जेक्ट तो बनेगा। प्रीपोजिशन बिना ऑब्जेक्ट के नहीं आते। प्रीपोजिशन, ये हमेशा याद रखिए, प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट, ये कॉम्बिनेशन हमेशा रहेगा। तो यहाँ पी के बाद आपको पता है इनसैटिएबल थ्रस्ट फॉर नॉलेज इज एट द रूट ऑफ, किसकी रूट पे? एट द रूट ऑफ द वंडरफुल अचीवमेंट्स ऑफ साइंस इन द मॉडर्न वर्ल्ड। QSRP, QSRP ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, today by the hunters for there are trapped or killed millions of each wild animal each year skin। अब ऑप्शन है हमारे S P S P R Q R Q S P Q P R S P S Q R, ये हमारे ऑप्शन हैं। तो आप देखो चारों के चारों डिफरेंट से शुरू होना है। हिंट है, आप पहला पता कर लेंगे आपको आंसर मिल जाएगा, बट हमें क्या करना है? हमें पूरा समझना है। टुडे ये टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब हमें इसमें क्या ढूंढना है? हमें सब्जेक्ट ढूंढना है। क्या ढूंढना है? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट के लिए कंडीशन है वो ऑब्जेक्ट नहीं होगा, यानी वो वर्ब से पहले वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं, वो वर्ब का ऑब्जेक्ट भी नहीं होगा, ना ही प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा। इस बात पे हमें ध्यान रखना है। तो अब हमें सब्जेक्ट को ढूंढना है। तो सब्जेक्ट बाय द हंटर्स, बाय क्या है? प्रीपोजिशन, हंटर इसका क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। ये नाउन है हंटर्स, तो ये हमारा नहीं होगा पहला। तो पहली वाली जो हमारी पॉसिबिलिटी है नहीं होगी। तो अब ये हमारा क्या है? पी, जो हमारा पी से स्टार्ट हो रहा है
वो नहीं होगा, यानी डी नहीं होगा। टुडे आर ट्रैप्ड और किल्ड, ये वर्ब है। आर ट्रैप्ड और किल्ड, आर समझ जाइए वर्ब है, और वर्ब क्या है ये आर। आर का मतलब प्लूरल, प्लूरल। और प्लूरल क्या, आर किसके लिए होगी, प्लूरल। हमारा सब्जेक्ट क्या होगा, प्लूरल। आइदर नाउन या प्रोनाउन, जो भी होगा वो प्लूरल होगा। इतना हिंट मिला आपको। मिलियंस ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, मिलियंस क्या है, मिलियंस हमारा यहाँ पर नाउन है, नाउन हो गया। अब नाउन है तो मिलियंस अब हमारा क्या हो गया, नाउन हो गया। अब मिलियंस क्या है, नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसका नंबर है, वाइल्ड एनिमल्स का। तो ये किसी ना किसी का तो ऑब्जेक्ट होगा या सब्जेक्ट होगा। यहाँ पर बाय का ये हो गया फॉर देयर, देयर क्या है। अब आप यहाँ से और हिंट लीजिए, बहुत इजी तरीका होता है जंबल सेंटेंसेस को करने का, बहुत इजी। देयर, देयर किसके बारे में बात हो रहे हैं, फॉर हमारा क्या है, प्रीपोजिशन। अब इस प्रीपोजिशन का कोई ना कोई नाउन होगा। अब नाउन यहाँ पर कोई है जिसका कोई प्रीपोजिशन नहीं है, या पी के बाद आ रखी है, बाय द हंटर्स फॉर देयर मिलियंस ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, नहीं, पी के बाद आर आएगा ही नहीं। तो पी के बाद कभी आर नहीं आएगा, जहां भी ऐसी पॉसिबिलिटी दिखे उसे खत्म करो। पी के बाद आर दिया है, बिल्कुल नहीं, ये नहीं होगा। तो ये हमने पॉसिबिलिटी एंड करी, पी के बाद कभी आर नहीं आएगा। तो ये जो मिलियंस अकेला बचा, अब ये हमारा क्या है, अब ये हमारा किसी का ऑब्जेक्ट नहीं बन रहा है। तो ये ना ही वर्ब का ऑब्जेक्ट है, ना ही हमारा प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। तो मिलियंस हमारा क्या बनेगा, सब्जेक्ट। मिलियंस क्या बनेगा, सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट बनेगा तो इसको हम पहले लिखेंगे। टुडे हमारा वन के बाद होगा, टुडे मिलियंस ऑफ वाइल्ड एनिमल्स आर। अब इसके बाद देख लेते हैं, पी को डिस्कस कर लेते हैं। फोर का प्रीपोजिशन था हमारा, इसका हमें ऑब्जेक्ट ढूंढना था। स्किन क्या है, स्किन हमारा नाउन है, स्किन हमारा नाउन है। तो आपने देखा होगा जब मैंने आपसे एक बात करी थी, वॉट एवर यू कैन सी टच फील एनीथिंग, जो इस दुनिया में दिखता है, महसूस होता है आपको, और आप जिसको, आपकी आंखें जैसे सब जो भी देख रही है वो सब नाउन है। तो स्किन हमारा नाउन है, और स्किन किसकी, देयर स्किन, यहाँ पर बताया गया है। डिटरमिनर यूज कर लिया हमने, एडजेक्टिव यूज कर लिया, पॉजेसिव एडजेक्टिव यूज कर लिया, देयर स्किन। तो सबसे लास्ट में क्या होगा, पी। देखिए इजीली बन गया हमारा आर और पी। ऑप्शंस के थ्रू जाएंगे, हमें पता चल जाएगा कौन सा आंसर है, लेकिन हमें पूरा करना है। टुडेज मिलियंस ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, अब वर्ब आई है, आर ट्रैप्ड और किल्ड। आर ट्रैप्ड और किल्ड किसके द्वारा किल्ड किए जा रहे हैं, हंटर्स के द्वारा। तो आर क्यू पी, आर क्यू लास्ट में हो गया। टुडेज मिलियंस ऑफ वाइल्ड एनिमल्स आर किल्ड ईच ईयर फॉर देयर स्किन, आर किल्ड ईच ईयर फॉर देयर स्किन। तो हमारी भी हो गया, हमारा बन गया ऑप्शन ए। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 16। They sat, each holding a long crooked rod in his hands and eagerly waiting for a bite in a heavy flat bottom boat. They sat, अब क्या बात हो रही है, अब वो वर्ब की बात हो रही है, वो बैठे हुए हैं। अब कहाँ पर, प्लेस को बताया गया है। तो अगर आप इसमें देखेंगे पी आर क्यू क्यू, तो अब आपके पास दो पॉसिबिलिटी होगी, पी आर क्यू क्यू। तो ये हमारे ऑप्शंस हैं। तो अब हमें इन ऑप्शंस के थ्रू अपने आंसर्स करने हैं। दे सेट ईच होल्डिंग अ लॉन्ग, बिल्कुल नहीं होगा। दे सेट इन अ हैवी फ्लैट बॉटम्ड बोट, तो ये किस में बैठे हुए, हैवी फ्लैट बॉटम जो बोट है उसके ऊपर बैठे हुए। इन प्रीपोजिशन है, उसका ऑब्जेक्ट है ये बोट। ये सब बोट को डिस्क्राइब करने के लिए यूज हुआ है। अ हैवी फ्लैट बॉटम बोट, ये बोट के लिए एडजेक्टिव यूज हुए हैं। तो सबसे पहले हो जाएगा हमारा आर। एंड वो बैठे हुए हैं, और एगरली वेटिंग फॉर अ बाइट ईच होल्डिंग अ लॉन्ग क्रोक्ड रोड इज इन हैंड। तो अब आपको देखना है आर के बाद हमारा क्या पॉसिबिलिटी होगा। दे सेट इन अ हैवी फ्लैट बॉटम बोट ईच होल्डिंग, यानी ये बता रहा क्या, हर एक ने होल्ड किया हुआ, ईच होल्डिंग अ लॉन्ग क्रोक्ड रॉड इन हिज हैंड्स। राइट, ईच के लिए यूज हुआ है, ये मत बोलना दे के लिए देयर हैंड्स आता, ये हमने ईच के लिए यूज हुआ है। ईच क्रोक्ड
रॉड इन हिज हैंड, तो ईच के लिए हमने यूज करा है होल्डिंग एंड एगरली वेटिंग फॉर बैट। अब बैट ये जो है हमारा हर एक ने अपने शिकार के लिए जो है उसके वेट कर रहे हैं, तो मछलियां पकड़ रहे होंगे। आर पी क्यू, तो आर पी क्यू हमारा सही ऑर्डर है, तो इसमें हम देखते हैं हमारा आर पी क्यू कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, द बॉक्सेस वर हैवी so carrying two of them was a lot of weight to handle। यहाँ पर देखिए द बॉक्सेस, ये हमारा क्या है ना, ये हमारा सब्जेक्ट है क्योंकि ये फिक्स कर दिया है, तो बॉक्सेस सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट जो है नाउन बॉक्सेस है, तो ये हमारा कैसा है, प्लूरल। तो इसके लिए जो वर्ब आएगी वो कैसी होगी, प्लूरल वर्ब होगी, वर्ब भी प्लूरल ही होगी, हमेशा याद रखिए। तो ये तो आर की पॉसिबिलिटी तो नहीं होगी। तो अब हम अपने ऑप्शंस देखते हैं, हमारे ऑप्शंस क्या दिए हुए हैं, क्यू आर पी, पी क्यू आर पी क्यू, तो ये हमारा आर तो नहीं होगा, तो ये वाला आंसर तो नहीं होगा। सबसे पहले हम इसको कैंसिल करते हैं। वर्ब क्या है हमारी पी, द बॉक्सेस वर हैवी, तो वन के बाद अगर मैं पी रखता हूँ, वर हैवी, सो कैरिंग टू ऑफ देम, कैरिंग टू ऑफ देम यानी दोनों, उनमें से दोनों अगर हम लेके जाते हैं, was a lot of weight to handle, carrying two of them was lot of weight to handle। आर के बाद अगर क्यू रखेंगे और फिर उसके पी के बाद क्यू रखेंगे देन आर रखेंगे, ये इसका सही ऑर्डर है। कैसे, सो हमारा कंजंक्शन हो गया। अब कैरिंग टू ऑफ देम के बारे में बात कर रहा है, जो कैरिंग है यानी दो को ले जाना एक साथ, कैरिंग टू ऑफ देम was a lot of weight, वो क्या है, कैरिंग टू ऑफ देम वाज अ लॉट ऑफ वेट टू हैंडल, तो सही ऑर्डर होगा पी क्यू आर। ये हमारा किस ऑप्शन में, बी में, बी हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, अ लॉन्ग हॉलवे लीडिंग टू 4 बेडरूम्स, द बैक ऑफ द अपस्टेयर्स रैन अक्रॉस, पी क्यू आर ये हमारे पॉसिबिलिटीज हैं, और जो हमें देखना है ये हमारे ऑप्शन है, आर क्यू पी आर पी और क्यू पी आर। अ लॉन्ग हॉलवे, अब उसके बाद ये हमारा ये क्या आ गया, लॉन्ग हॉलवे, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, राइट, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। रन अक्रॉस, अब हम क्या कर रहे हैं, हम इसमें अगर आप ध्यान दे रहे हैं, रन अक्रॉस द बैक ऑफ द अपस्टेयर्स लीडिंग टू 4 बेडरूम्स, अगर आप लॉन्ग हॉलवे के अक्रॉस चलोगे या दौड़ोगे, रन अक्रॉस द बैक ऑफ द स्टेयर्स, किसके, द बैक ऑफ द स्टेयर्स, तो वो जो लॉन्ग हॉलवे है वो कहाँ लेके जाएगा आपको, लीडिंग टू 4 बेडरूम्स, 4 बेडरूम्स की तरफ लेके जाएगा, लीडिंग टू 4 बेडरूम्स, तो ये हमारा सही ऑर्डर होगा आर क्यू पी। इसमें से हमारा कौन सा सही ऑर्डर है, डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, हिज फादर लाफ्ड सॉफ्टली व्हेन ही हिमसेल्फ हैड फील, casting his mind back to these days of his youth, an eager player of the same game। तो हमारा 1 फिक्स कर दिया, देन हमारे पास 3 पॉसिबिलिटीज हैं। अब ये जो 3 पॉसिबिलिटीज हैं इनमें से हमें सही आंसर करना है। हिज फादर लाफ्ड सॉफ्टली, तो यहाँ पर ही वर्ड दे दिया कि उसके फादर जो है हंसे, सॉफ्टली हंसे, ये पहला ही सेंटेंस हो गया, क्योंकि फादर क्या हो गया सब्जेक्ट, लाफ्ड क्या होगी वर्ब, तो हमारा पहला क्लॉज हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, when he himself had been, अब when he himself had been, तो ये हमारा कंजंक्शन यूज हो गया और हमारा सब्जेक्ट भी आ गया, he himself had been, ये वर्ब भी आ गया, had been, देखिए had been, अगर आपने पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस इस तरीके से हमने कन्वर्जन पढ़ा है, उसको अच्छे से समझा है, had been और उसके साथ अगर जो वर्ब आएगी वो हमारी कौन सी होगी ये हमें पता करना है। तो हैड बीन के साथ कास्टिंग, ही हिमसेल्फ हैड बीन कास्टिंग हिज माइंड बैक टू दीज डेज ऑफ हिज यूथ, एन एगर प्लेयर ऑफ द सेम अगेन। अब हमारे पास ऑप्शन है, हमारे पास पी क्यू आर, क्यू पी आर क्यू पी, क्यू आर पी। तो अगर आप सही जाएं, हिज फादर लाव्ड सॉफ्टली कास्टिंग हिज माइंड बैक टू द डे ऑफ हिज यूथ, यानी वो अपने फादर की बात कर रहा है, उसके फादर, हिज फादर लव्ड सॉफ्टली कास्टिंग हिज माइंड बैक टू द डेज ऑफ हिज यूथ
उसके बाद क्या होगा, when he himself had been an eager player of the same game। तो सही ऑर्डर हमारा क्या होगा, QPR। सही ऑर्डर क्या होगा हमारा, QPR। हमारा सी आंसर इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, when they reached the summit, the boys when they reached the summit, यानी दे, समिट का मतलब होता है किसी माउंटेन टॉप पे या किसी चीज को, यहाँ तो माउंटेन टॉप की बात हो रही है, वहीं पे जाता जाता है एपेक्स समिट और एपेक्स हाईएस्ट पॉइंट, तो इन सब के बारे में एक ही मीनिंग होता है। दे हमारा क्या हो गया सब्जेक्ट, रीच्ड क्या हो गया उसके लिए वर्ब, तो यहाँ पर पहला क्लॉज हमारा कंप्लीट हुआ। द बॉयज कुड हियर द फेंट नोट्स ऑफ अ फेस्टिवल wafted towards them on the soft breeze of the spring night। Options QRP, PRQ, RQP। अब आपके पास ऑप्शंस हैं, अब आपको इसमें से देखना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। When they reached the summit, the boys could hear the faint notes। अब उन्होंने किसकी नोट्स यानी उसने किनकी धुन या आवाज सुनी, of a festival wafted towards them on the soft breeze of the spring night। तो ये किसकी बात हो रही है, जब वो पहुंचे टॉप पे तो उन्हें फेंट नोट सुनाई दिए कि एक फेस्टिवल के जो उनकी तरफ wafted towards them, कौन लेके आ रहा था उनकी तरफ, सॉफ्ट ब्रीज ऑफ द स्प्रिंग नाइट। तो ये हमारा सही ऑर्डर होगा PQR। सही ऑर्डर क्या हो गया, PQR। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, अपने क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है और देखना है कि हमारे जो क्वेश्चंस है वो बन पा रहे हैं या नहीं बन पा रहे हैं। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, अदर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं। थैंक यू।